हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशुतोष और आप सबका फ्यूचर विल पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 5 मैथ में। और आप उम्मीद है कि बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और आगे की भी आप जो भी चीज़ें हैं उस पे फोकस कर रहे होंगे हर सब्जेक्ट पे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है आपके। देखिएगा, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि पिज्जा के 4/7 भाग का मूल्य 300 रुपया है, तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो दिया है 4/7 दिया है, कितने के बराबर है? 300 रुपये के बराबर। तो आप 300 के बराबर रख दीजिए इसको। अब आपको करना क्या है यहाँ पे, देखिएगा। अब आपसे सवाल में करा है कि 4/5 भाग का मूल्य बता दीजिए, तो आप एक भाग का निकालो, एक यहाँ पे लिखोगे और ये 4, ये जो 7 है इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 300 इंटू में 7, और जो 4 है वो आपके डिवाइड में चला जाएगा। हमें निकालना कितने हैं? 4/5 भाग का निकालना है। 4/5 भाग का निकालने के लिए आपको क्या करना है? 4/5 से दोनों तरफ गुना कर दीजिए, तो इधर आ जाएगा आपका 4/5 और इधर भी आ जाएगा आपका 300 गुने 7 बटे में 4, और गुने में हो जाएगा आपका 4/5। देखिए 4 से 4 आप कैंसिल कर दो, और 5 से ये आपका चल जाएगा 5 छः 30, यानी कि 6, यानी 60 बार में। और बचा कितना आपका? 60 गुने 7 बचेगा, और गुना कर दीजिए 7 छः 42, यानी 420 रुपया। कौन सा ऑप्शन है आपका? ए ऑप्शन सही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि 7 मकड़ियाँ 7 दिन में 7 जाल बनाते हैं तो एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बनाएगी? देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आप याद रखना। फॉर्मूला होता है M1D1 बटे में W1 इक्वल टू M2D2 बटे में आपका W2। देखिए M1 का मतलब यहाँ पे क्या है? M1 मतलब व्यक्तियों की संख्या, D1 दिन, और W1 का मतलब कार्य। तो आपको ध्यान क्या देना है यहाँ पे? यहाँ पे ध्यान ये देना है कि आपके पास कितनी मकड़ियाँ हैं? 7। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 7 कितने दिन तक कर रही हैं? 7 दिन तक। कितने कार्य की हैं? 7, तो बटे में 7। फिर आगे क्या कर रहा है कि एक मकड़ी एक जाल, तो यानी एक, और D2 हमसे पूछ रहा है, पूछा ना कि कितने दिनों में, तो D2 पूछा गया एक कार्य कर रही है। देखिए एक 7 से एक 7 कट गया, तो इधर बचा 7, और ये 1 से 1 कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ D2 बराबर कितना आ जाएगा? 7 दिन। तो कौन सा ऑप्शन सही? आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। देखिए कह रहा है इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसका वर्गमूल आपको तो वर्गमूल याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो इसका मैं आपको मेथड भी बता दे रहा हूँ कैसे। 16641 का, तो आप इसका वर्गमूल निकालेंगे 129 आएगा। अब ये आया कहाँ से? आइए मैं इसको बेसिक से आपको बता देता हूँ, फिर इसका ट्रिक भी बता दूंगा। देखिए आपको करना क्या है, 16641, इसका बेसिक मेथड पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे निकालना है। आपको क्या करना है, लेफ्ट से दो दो का पेयर बनाइए। 2 का पेयर बन गया, ये अकेले सिंगल बच गया, तो 1 से हम लोग इसको करेंगे तो 1 बार में चला जाएगा, यानी कि इनका योग करो 2 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? ये कैंसिल, यानी 2 संख्या एक साथ आएगी, 2 बार में चला जाएगा 44 हो जाएगा 44। ऊपर कितना लिखना था आपको? पहले एक बार गया था, फिर 2 बार। ये कितना हो जाएगा? 4 2, और इधर कितना हो जाएगा? 2 2, और फिर लास्ट में कितना आ जाएगा आपका? 4 1 आएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको 9 टाइम में ले जाएंगे, तो 9 बार में ये चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे 9 आएगा। तो देखो 9 9 81, और 9 चौका 36, और 8 36 8 करेंगे 44 का 4, 9 दूना 18 4 22। तो आप देख सकते हो ये पूरा पूरा कट जा रहा है, यानी कितने बार में? तो 129। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 129। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट मेथड नंबर ये आपका 2 हो जाएगा। मेथड नंबर ये दूसरा हो जाएगा आपका 16641 दिया है। आपको करना क्या है कि लास्ट में याद रखिएगा, या तो हम लोग 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, 9 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है। यही हमारे पास ऑप्शन होता था, या तो 1 या तो 9। तो देखिए 9 इस ऑप्शन में भी है, इसमें भी है, 1 इसमें भी है। अब रह गया क्या कि इन 2 डिजिट को हटा दीजिए, जो बच गया है 166 बच गया ना, 16। तो आप देखिए 12 का स्क्वायर करोगे, आप 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? देखिएगा 12 को अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो आता है 144, और आपका
13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा। तो आप देख सकते हो 166 इन दोनों नंबर के बीच में आएगा, तो कौन सा नंबर लेंगे, ये वाला। तो यानी कि 12 लेंगे, तो मैंने कहा 9 और 12, तो 12 और 9 करोगे तो यानी कि आपका कितना हो जाएगा 129, कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो आपको मेथड समझ में, आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, विद सेकंड में कर सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसमें भी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि एक विक्रेता ने 900 रुपये में एक वस्तु खरीदी और सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया कि 10% की छूट देने के बाद उसे 20% का लाभ होता है, तो सूची मूल्य क्या होगा। सूची मूल्य का मतलब यहाँ पे है कि आप जो एमआरपी जिस पे लेते हैं, कोई वस्तु खरीदते हैं, उसी को हम लोग सूची मूल्य भी कहते हैं या उसी को मार्क प्राइस भी कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है 900 रुपये में एक वस्तु उसने खरीदी और सूची मूल्य जो है उसने इस प्रकार निर्धारित किया कि 10% की छूट दे रहा है। तो देखिए आपको एमआरपी निकालना है। इसका एमआरपी निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो इसकी लागत दी गई है 900 रुपये, उस पर कितने का लाभ कमा रहा है, ये देखो आप लाभ कितने कमा रहा है, यानी 20%। 20% मतलब 100 में 20 जोड़ दीजिए तो कितना होगा 120, और कितने की छूट दे रहा है 10% की, तो 100 में से 10 माइनस कर दो, आप 1 में इसके लिख देना बट्टे में, तो 90 हो जाएगा। 100 में से 10 माइनस करना है, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और 9 से ये 9 एक बार में जाएगा यानी कि 100 हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं 100 × 12 आप गुना करोगे कितना आ जाएगा 1200 रुपये। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 1200। कौन सा ऑप्शन सही है, आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं और उनके घनों का योग जो है आपका 4500 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1। हम लोग करेंगे क्या कि अनुपात को पहले हटाएंगे। तो देखिए 1:2:3 दिया है। अनुपात कैसे हटाया जाता है, तो किसी भी चर राशि से इसमें गुना कर दीजिए। मान लीजिए कि मैं x से गुना कर रहा हूं तो ये x बन गया 1 में। अगर मैं इसमें x से गुना करूंगा तो ये 2x बन जाएगा, इसमें x से गुना करूंगा तो 3x बन जाएगा। बोला क्या है, घनों का योग। घन का मतलब होता है जैसे 1 का घन करोगे तो 1 होता है, 2 का घन करोगे 8 होता है, 3 का घन करोगे 27 होता है। यानी कि घन करने का मतलब ये है कि अगर मैं 3 का पावर 3 लिख दूं तो आप कहोगे सर 3 गुने 3 गुने 3, अर्थात इसकी गुना करने पर 27 आएगा। तो वैसे ही मैं यहाँ पे क्या करूंगा, x का क्यूब लिखूंगा, अब प्लस का 2 का 2x का क्यूब लिखूंगा, प्लस का 3x का क्यूब लिखूंगा, और दिया कितना है, तो ये बोला है 4500 के बराबर है। 4500 के बराबर है, अर्थात ये हो जाएगा x क्यूब और ये हो जाएगा आपका 8x क्यूब प्लस 27x क्यूब, और इधर हो जाएगा 4500। आप ऐड कर लो, 8 और 27 कितना हो जाएगा आपका, 8 और 27 35 और 1 36, तो 36x क्यूब बराबर में कितना आएगा आपका 4500 आएगा। आपको करना क्या है, x क्यूब बराबर 4500 बट्टे में 36, 9 से कैंसिल करिए, 9 चौके 36, 9 पचे 45, 500, फिर 4 से कैंसिल करिए 125 हो जाएगा। अर्थात x क्यूब बराबर 125, और आपको पता है 125 किसका क्यूब होता है, तो आप कह सकते हैं 5 का क्यूब होता है। तो आप देख सकते हो कि पावर से पावर कट गया तो x बराबर कितना आएगा 5, और x का मतलब सबसे छोटी संख्या कौन सी थी, वही थी 1। तो 1 का आपका पूछा है, आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या। अगर मान लो सवाल में कहता है सबसे बड़ी, तो कहने का मतलब 3x, तो 3x का मतलब x का मान अगर 5 है तो 3x का पूछता तो 15 बताते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। कह रहा वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक x क्या होगा जिसके लिए इतना एक पूर्णांक है। तो देखिए सवाल दिया है √130 प्लस का x। अब आपके पास ये ऑप्शन दिए गए हैं कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हम रखेंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब आप बताओ 130 किसके करीब है, 130 किसके करीब है, तो आप कहोगे सर 144 के आसपास है। तो 144 अगर 130 दिया तो इसमें कौन सी संख्या जोड़ें कि 144 प्राप्त हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 130 में 14 जोड़ दीजिए, क्योंकि जैसे हम लोग 130 में 14 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 144। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस x के जगह हमें क्या लेना है 14, और कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। आइए इसको हम लोग चेक भी कर लेते हैं। 130 प्लस का 14 कर दीजिए आप, तो आप जोड़ेंगे कितना आएगा 144, जो कि पूर्ण वर्ग बन रहा है, अर्थात यही ऑप्शन आपका सही है। बाकी कोई भी ऑप्शन रख के चेक कर लेना, नहीं मिलेगा यानी कि इसका पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। ओके, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है।
देखिए प्रश्न संख्या 9 बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आपने एचसीएफ एलसीएम बचपन से ही पढ़ते आए होंगे। अब इस प्रश्न में क्या दिया है कि ये आपका भिन्न के रूप में है। किसके रूप में है? भिन्न के रूप में, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में है। इसका आपसे क्या बोला है कि आप इसका लघुत्तम समापवर्तक बताइए क्या होगा। जब भी इस टाइप के प्रश्न आए ना कि हमें एलसीएम निकालना हो, ठीक है, एलसीएम निकालना हो किस किस का, 11/20 का, कॉमा 33/50 का, और कॉमा आपका 77/60 का। जब भी इस टाइप के प्रश्न आ जाए कि इसका हमें एलसीएम बताना है, तो ऊपर वाले संख्या का एलसीएम लिया जाता है, नीचे वाले संख्या का एचसीएफ लिया जाता है। तो हम लोग 11, 33, 77 का एलसीएम लेंगे, तो 11, 33, 77 का एलसीएम 231 होगा। अब आपके मन में आएगा सर ये कैसे हुआ, तो आओ मैं एक बार आपको बेसिक से बताता हूँ। 11, 33 और 77 का, तो आप क्या करोगे, 11 से भाग करो, 1, 3, 7, अब नहीं कटेगा, अब गुना कर दीजिए, 11 तिया 33, 33 सत्ते करोगे तो 231। तो हमें याद क्या रखना है कि ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लेना है, तो 231 ऊपर वाले, नीचे वाली संख्या का एचसीएफ लेना है। तो देखिए 20 हो गया और आपका 50 हो गया, 60 हो गया। 20, 50, 60 का अगर एचसीएफ पूछा जाए, यानी कि एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसे यहाँ पे अगर हम लोग एचसीएफ देखें इसका, तो एचसीएफ क्या होगा, सबसे छोटी संख्या लेंगे, यानी कि 20 है, 50 है, 60 है, तो किससे भाग हो सकता है, 10 से। बहुत आसान है, 10 से ये विभाजित हो जाएंगे। अगर ये भी नहीं आता है तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। देखिए एक बार मैं फिर से बताता हूँ, इसका भी हम लोग कर सकते हैं। देखिएगा जरा ध्यान से, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। जैसे 20 है, एक सेकेंड, 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4, यानी कि 4 पचे 20, यानी कि 2 की घात 2 गुने 5 की घात 1। फिर क्या है आपका 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25, यानी कि 5 का, यानी 25 दूना 50, 2 की घात 1 और 5 की घात 2। फिर 60 है, तो 60 को आप क्या लिख सकते हो, 60 को आप लिख सकते हो 12 पचे 60, 12 और 5, तो 5 तो आएगा। अब 12 में हम देख सकते हैं कि 2 की घात 2 और 3 की घात 1 और 5 की घात 1। सब में कॉमन चेक करेंगे, सबसे छोटा तो कॉमन, देखिए 2 की घात 2 कॉमन है, इनमें छोटा कौन सा है, ये वाला, तो आपको इसको ले लेना है। अब इनमें चेक करो, 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 1, तो सबसे छोटा कौन सा है, 5 की घात 1 वाला, और 3 कोई कॉमन है नहीं, तो यही आपका क्या हो जाएगा, 10। तो इसलिए एचसीएफ कितना आएगा, 10 आएगा, अर्थात हम यहाँ पे लिखेंगे 10। अब देखो आंसर में अगर हम लोग देखें तो आंसर में ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो आपका आंसर केवल और केवल आप देखो तो 23 1/10, यहाँ पे 1/10 होगा। 23 सही 1/10, यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। आप इसको भाग करोगे तो 23 सही 1/10 आएगा, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है, देखिए कह रहा है यदि कोई वस्तु 300 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 120% का लाभ होता है तो उसकी लागत क्या होगी। तो देखिए एक वस्तु को कितने रुपए में बेच रहा है, 320 रुपये में, और उसे लाभ कितना हो रहा है, 120 रुपया। हमें निकालना है लागत। लागत का मतलब ये होता है कि 100% की वैल्यू बताना है। दिया किसका मान है, 120%। जब भी लाभ का है 100 में 20 जोड़ दीजिए, 120% का मान दिया है। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 120% का मान जो दिया गया है वो कितना दिया है, 390। हमसे पूछा क्या है, लागत मूल्य जब भी कहे इसका मतलब कि 100% की वैल्यू पूछ रहा है। आप क्या करोगे, इसको इधर भेजोगे तो 1% की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 390 अपॉन में 120। हमें निकालना 100%, तो 100% यानी 100 से दोनों तरफ गुना कर दो, 390 120 इंटू 100 हो जाएगा। अब देखिए इससे ये एक बार में चला जाएगा, ये 4 से काटिए, 4 तिया 12 और 4 से इसको काटिए 25 बार में। अब 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 13 तिया 39, 25 गुने 13 कर लो या 13 गुने 25 कर लो, जैसी आपकी मर्जी। अगर मान लो मैं 13 गुने 25 करता हूँ तो 13 पचे 65, 5, 13 दूना 26, सॉरी 13 पचे 65 यानी कि 5, और आपके पास कितना रह गया, 6। 13 दूना 26 और 6 कितना हो जाएगा, 26 और 6 32। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 325 रुपया। कोई ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है उसको देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि 84 को 2:1 के अनुपात में विभाजित किया गया है, तो दोनों भाग में सबसे बड़ा भाग क्या होगा। देखिए इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास 10 रुपये हैं, ठीक है ना, इस 10 रुपये को 2 बराबर भागों में, यानी कि 2 अलग अलग भागों में आप विभाजित करिए, बराबर नहीं अलग अलग भागों में। अब मैंने कहा कि वो भाग आपका है 2:5 है,
मैंने कहा कि 2:5 है। इसका मतलब ये होता है कि 10 जो है संख्या, एक व्यक्ति को 2 भाग उसका दे दीजिए, एक व्यक्ति को 5 भाग दे दीजिए 10 का। इसी प्रकार से इस प्रश्न में भी कह रहा है कि 84 को 2:1 के अनुपात में विभाजित किया गया है। दोनों भागों में से बड़ा भाग क्या होगा? तो बड़ा आपको दिख रहा है कि 2 है, तो हमने करना क्या है कि यहाँ पे जो संख्या दी गई है 84 और जिसका कहे बड़ा वाला कहे तो बड़ा कौन सा है? 2 को ऊपर रखो और इन दोनों का योग नीचे ले लीजिए, अर्थात 2 + 1 का योग नीचे रखिए। अब आप यहाँ पे देखोगे 84 गुने 2, अब बट्टे में कितना आ गया? 3। 3 से इसको कैंसिल करो, कितने बार में चला जाएगा? तो 3 दूना 6 हो जाएगा, बचा कितना? 2, अर्थात 3 8 24 और 28 गुने 2 करोगे कितना आ जाएगा? 56। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? बी ऑप्शन सही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक बाल्टी तनुकृत अम्ल से पूरी तरह से भरी हुई है जिसमें 41% पानी है। देखिए अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहीं पे देख लेते हैं। एक तरफ आपको लिखना है पानी, एक तरफ लिखना है आपको पानी, एक तरफ लिखना है पानी और एक तरफ लिखना है अम्ल। पानी की मात्रा है 41%, तो शेष कितने बच गए? यानी कि 100 में से 41% आपके पानी है, तो बचे कितने हैं? यानी कि 59%। 59% क्या है? अम्ल है। वही सवाल में कह रहा है कि यदि शुद्ध अम्ल की मात्रा इतना लीटर है, अर्थात ये 59% जो है इसके बराबर दिया गया है। तो आपको करना क्या है? यहाँ पे लिखना है 59% बराबर कितना है? 17.7। तो हमसे कह रहा है कि तो बाल्टी की क्षमता बताइए लीटर में कितनी होगी। क्षमता का मतलब ये है कि 100% की बात कर रहा है उसका, यानी क्षमता ये भी समझ लीजिए कि उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, यानी उस बाल्टी में कितने पानी आ सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? 1% पहले निकालेंगे। 1% बराबर होगा 17.7 अपॉन में 59। 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करिए तो 100% और इधर 17.7 अपॉन में 59 इंटू 100 हो जाएगा। इस पॉइंट को हटा दीजिए तो एक 0 नीचे आ जाएगा। आप चाहो तो एक 0 से एक 0 कैंसिल कर दो। अब इसके यहाँ पे देखेंगे 177 अपॉन में 59 इंटू 10। अगर आप ध्यान से देखिए तो इससे ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। कैसे? 3 9 27 और 3 5 15 और 2 17, अर्थात ये 3 बार में कैंसिल होगा। तो आप देख सकते हैं 3 गुने 10 अर्थात कितना आएगा? 30 लीटर आएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका? 30 लीटर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर कितना आएगा? 30 लीटर। ठीक है ना? कौन सा ऑप्शन सही है? तो सी ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए अभी कुछ देर पहले मैंने मकड़ी वाला सवाल कराया था ना, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि 48 व्यक्ति एक कार्य भाग को 7 दिन में पूर्ण करते हैं। तो आपको वही फार्मूला लगाना है M1D1, यहाँ पे बराबर M2D2 फार्मूला लगा देना है। कितने व्यक्ति हैं? 48, तो यानी कि 48 और कितने दिन में कर रहे हैं? 7 दिन में, तो 7। अगला क्या कर रहा है? तो इसी कार्य को 14 व्यक्ति, तो यानी कि 14 कितने दिन में करेंगे, अर्थात D2 पूछा गया है। आप इसको देख लीजिए किससे कैंसिल हो जाएगा? 7 से। 7 दूना 14 होता है और फिर इससे ये कितने बार में चला जाएगा? 24 बार में। तो 24 दिन में वो व्यक्ति कार्य को 14 व्यक्ति क्या करेंगे? समाप्त कर देंगे। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रही एक रेलगाड़ी 8 सेकंड में पोस्ट और एक प्लेटफॉर्म को 28 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? सिंपल सी बात है, हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछी गई है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि रेलगाड़ी की लंबाई अर्थात दूरी निकालना होगा। तो आप दूरी बराबर फार्मूला क्या जानते हो? तो आप दूरी बराबर जानते हो फार्मूला चाल गुने समय होता है। सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं कि इस रेलगाड़ी की जो आपकी दूरी है या इसकी चाल जो है वो आपकी मीटर प्रति सेकंड में कितनी है? तो चाल जो दिया है वो आपका दिया है 63 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। इसको मीटर में बदलेंगे तो 63 और आप क्या करेंगे? 5/18 से गुना कर देंगे। ये हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड में चेंज। अब आप इसको कैंसिल कर लो 9 से, तो 9 दूना 18 और 9 से 9 सते 63। आपका ऊपर कितना आ जाएगा? 1 मिनट,
तो ऊपर आप देख सकते हैं 5 गुने 7 यानी कि 35/2 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ये इसकी चाल है, ये इसकी क्या है, चाल। तो हम दूरी अगर निकालें कि कुल दूरी कितनी होगी, तो दूरी क्या होता है आपका, दूरी होता है चाल गुने समय। दूरी क्या होता है आपका, चाल गुने समय। आप देख सकते हो चाल कितनी है इसकी, तो 35/2 और गुने समय। समय पहले कितना ले रहा है, 8 सेकंड ले रहा है, तो 8 से गुना कर दो, 2 बार से कैंसिल करोगे 4 बार में चला जाएगा। 35 चौके कितना होता है, तो आप देख सकते हैं 5 चौका 20, 4 3 12 और 2 14, 140 मीटर हो जाएगा। अब हमसे सवाल में ये कह रहा है कि और एक प्लेटफॉर्म को 28 सेकंड में पार करता है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। तो आपको करना क्या है कि जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी उसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई को हम x मान लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 140 प्लस x और बराबर में फॉर्मूला वही लगेगा, चाल गुने समय। चाल कितनी है इसकी, तो 35/2। समय कितना लग रहा है इस बार, 28 सेकंड, तो गुने में कितना रखना है, 28। इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 से कितने बार में चला जाएगा, 14 बार में। 140 प्लस का x बराबर 14 पच्चे कितना होता है, 70, और आपके पास कितना बच गया, 7। 14 तिया कितना होता है, 42। 42 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 49, अर्थात 490। अब आप क्या करेंगे, x बराबर 490 माइनस का 140 कर दीजिए, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 053। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 350 मीटर। रेलगाड़ी सॉरी प्लेटफॉर्म जो होगा वो उसकी लंबाई कितनी होगी, 350 मीटर हो जाएगी। बहुत अच्छा प्रश्न है, एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। सवाल कर रहा है 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रही एक रेलगाड़ी 8 सेकंड में एक पोस्ट को पार करती है। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये सब सेकंड में दिया गया, ये किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है, तो मैंने क्या किया, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दिया, ये आ गया। दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुने समय। हमने क्या किया, रेलगाड़ी की लंबाई निकाली, या दूरी मान लीजिए कि कितनी दूरी वो तय कर रहा है, तो वो है 140। अब सवाल में कह रहा है कि एक प्लेटफॉर्म को पार करने में तो जो दूरी होगी उस प्लेटफॉर्म को हम मान लेंगे x। प्लेटफॉर्म की दूरी कितनी मान लेंगे, x है, गुने यानी कि ये दूरी बराबर फॉर्मूला फिर से चाल गुने समय। चाल इसकी वही रहेगी 35/2। समय इस बार कितना लग रहा है, 28 सेकंड लग रहा है। हमने ये 35/2 गुने 28 किया, इसे कैंसिल करेंगे 14 बार में, 14 से गुना करेंगे 490 और 140 घटा देंगे, आपका कितना आंसर आ जाएगा, 350 मीटर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 12 पुरुष 16 महिलाएं 5 दिन में काम 12 पुरुष और 16 महिलाएं 5 दिनों में एक काम का एक टुकड़ा कर सकती हैं, जबकि 13 पुरुष 24 महिलाएं इसे 4 दिन में। तो आप इस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्या करते हैं कि पुरुष को m मान लेते हैं। पुरुष को क्या मान लेते हैं, m। पुरुष जो दिया है आपका उसको हम लोग m ले लेते हैं कैपिटल, और महिला जो है उसको हम लोग क्या ले लेते हैं, महिला को हम लोग या पुरुष को p ले लीजिए। पुरुष को क्या ले लीजिए, p। पुरुष को हम लोग यहाँ पे p मान लेते हैं और महिला को हम लोग क्या मान लेते हैं, महिला को हम लोग m मान लेते हैं। तो देखिए सवाल में कह रहा है 12 पुरुष, यहाँ पे जैसे डाटा दिए 12 p लिखिए प्लस का, क्योंकि और का मतलब यहाँ पे प्लस करना। यहाँ पे क्या कह रहे हैं 12 महिलाएं, तो 12 महिलाएं यानी कि 12 पुरुष 16 महिलाएं, सॉरी 16 महिलाएं कितने m, और कितने दिन में कर रही हैं, तो इनटू में कर दीजिए 5 दिन में, बराबर आ जाइए। बराबर में कह रहा है आपसे कि जबकि 13 पुरुष और 24 महिलाएं, तो 13 पुरुष 24 महिलाएं कितने दिन में कर रही हैं, 4 दिन में कर रही हैं। ठीक है ना। पहले हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, कुल कार्य निकालेंगे कि एक टोटल वर्क हो कितना रहा है। कैसे निकालना है, तो आप इनकी गुना कर दीजिए। पहले तो 5 से गुना करिए, इधर कितना हो जाएगा 12 पच्चे 60 p 60 p और 16 पच्चे 80 m हो जाएगा। इधर 4 से इसमें गुना कर लीजिए, 13 पच्चे 65, सॉरी 13 चौका 52। एक मिनट 13 से 4 की गुना करेंगे 52 हो जाएगा, और 24 चौके करेंगे तो 4 चौका 16, 4 दूना 8 और 1 9, यानी कि 96 p हो जाएगा। p वाले को एक तरफ करिए, 60 p में से 52 p आप घटाएंगे, अब बराबर 96 m में से आप 80 m माइनस कर दीजिए। यहाँ पे कितना बचेगा 8 p और इधर कितना बचेगा 16 m बचेगा। 8 दूना कितना होता है 16 होता है, अर्थात p बराबर आएगा 2m। मैं ये कह सकता हूँ कि इनका जो अनुपात आएगा
P बटे M का वो आएगा 2:1, यानी कि एक पुरुष की जो क्षमता है वो 2 है और एक महिला की क्षमता जो है वो 1 है। अब आप क्या करिए, टोटल वर्क निकाल लेंगे, तो उसको हम लोग आगे देख लेते हैं। सवाल में कह रहा है कि यदि X पुरुष और 15 महिलाएं 8 दिन में करती है तो वह पूरा कार्य वही काम को पूरा कर सकते हैं, तो x का मान क्या होगा। x का हमसे मान पूछा, बहुत आसान सवाल है। यहाँ पे आप करिए टोटल कार्य निकाल लीजिए। पहले तो क्या निकाल लीजिए, टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तो टोटल वर्क इसमें आप p और m का मान रखिए, उसकी गुना कर दीजिए। देखिए हम लोग p का मान रखते हैं कितना है 2, तो 2 यहाँ पे रखेंगे आप, यहीं पे मैं कर दे रहा हूँ 12 गुने 2 प्लस 16 गुने 1, तो आप देख सकते हैं 12 गुना 24, 24 और 16, 24 में 6 जोड़ दीजिए 30 और 10 40, 40 गुने 5 करेंगे कितना आ जाएगा, 4 पचे 20 अर्थात 200 आ जाएगा। 40 गुने 5 करेंगे तो 200, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जगह की कमी है। या चलिए मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ, 12 गुने 2 यानी कि 12 गुने 2 प्लस का 16 गुने 1 और मल्टीप्लाई में 5 बराबर। फिर आगे की कहानी कर रहा है एक्स पुरुष, तो आप क्या लिखेंगे एक्स पी प्लस का 15 महिला हैं तो 15 m, कितने दिन में कर रही हैं इस बार इस कार्य को, 8 दिनों में, तो गुने 8 कर देंगे। इधर कितना हो रहा है 24 और 16 40, गुने में कितना है 5, और इधर देखिए p का मान कितना था हमारे पास, तो p का अनुपात यानी कि ये कितना आया था आपका 2:1, ये आया है, तो p का मान 2 रखेंगे तो यहाँ पे होगा 2p और इधर हो जाएगा प्लस 15 और मल्टीप्लाई में कितना है 8, 8 पचे 40 होता है, तो ये आपका 5 बार में चला जाएगा। गुना करेंगे 50 25 हो जाएगा, तो अर्थात हम कह सकते हैं 25 और बराबर में कितना है 2p प्लस का 15, 15 को इधर लेकर आएंगे, 25 माइनस 15 बराबर 2p हो जाएगा, तो आपका बचा कितना है ये 10, तो 10 2 से काट देंगे 5, तो यानी कि कितने हो जाएंगे पुरुष की संख्या 5। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपका सही है। थोड़ा सा क्वेश्चन आपका लॉन्ग था लेकिन आपको मैंने बेसिक मेथड से बताया, आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। चलिए हो गया, ओके। तो चलिए दोस्त, यहीं तक आज का हम लोग का सफ़र रहा और इसमें मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ पे सॉल्व कराए हैं। किसी भी प्रश्न में अगर आपको डाउट होता है या किसी टॉपिक में डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और इस PDF को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप फ्यूचर विल आप ये टेलीग्राम पर सर्च करिए, वहाँ पर आपको इसके PDF भी मिल जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।